ग्लास जो है एज अ पैकेजिंग मटेरियल हम ओरल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, पेरेंटल्स के लिए भी किया जाता है। तो ग्लास की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, ओरल की कौन सी क्वालिटी होती है, पेरेंटल्स के भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। कुछ के लिए बहुत ही हाई ग्लास चाहिए, हाई क्वालिटी का ग्लास चाहिए होता है, किसके लिए मीडियम क्वालिटी और कभी लो क्वालिटी। और ग्लास के अंदर कौन कौन सी अनस्टेबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। स्टार्ट करते हैं हम ग्लास के मटेरियल से। ग्लास इज एन amorphous inorganic product formed by fusion of chemicals. It is said to be frozen liquid. बेसिकली ग्लास की कंपोजिशन में हमारे पास आ जाता है सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ग्लास में हमारे पास डिफरेंट तरह की ऑक्साइड्स होती हैं, और ऑक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ा होगा कि ऑक्साइड्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो हम उन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ ग्लास देख लेते हैं कि हम ग्लास यूज़ क्यों करते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल। बिकॉज इट इज़ इम्परमिएबल टू गैसेस, ऑर्डर और माइक्रोब्स। ठीक है, इम्परमिएबल होता है इन चीज़ों से, ट्रांसपेरेंट होता है, एलिगेंट अपीयरेंस होती है इसकी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट रेजिस्टेंस। इट कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय ड्राई और मॉइस्ट हीट। स्टेरिलाइजेशन की अगर हम बात करें, पेरेंटल्स में हमारे पास स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है। स्टेरिलिटी को हम लोगों ने इंश्योर करने के लिए स्टेरिलाइजेशन करनी होती है। तो उसके लिए डिफरेंट तरह के स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स होती हैं। अगर हम ग्लास एज एन पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम मॉइस्ट हीट भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई हीट के थ्रू भी इसको जो है ना स्टेरिलाइज कर सकते हैं। ग्लास जो होता है मोस्टली इनर्ट होता है टू ऑल पैकेजिंग मटेरियल। इट कैन बी फैब्रिकेटेड टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ शेप्स इससे बना सकते हैं। कैन बी इजीली क्लीन ड्यू टू इट्स स्मूथ सरफेस और रीयूजेबल या रिसाइकेबल होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं ग्लास के? एक तो इसका हैवी वेट होता है, मैकेनिकल ब्रेकेज इसकी इजीली हो सकती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या ड्यूरिंग हैंडलिंग या पेशेंट इसको यूज़ कर रहा है उस वक्त इसकी ब्रेकेज हो जाए। अनएबल टू विथस्टैंड सडन टेम्परेचर चेंजेस, एकदम से कोई टेम्परेचर चेंज जो होता है ना वो उसको बेयर नहीं कर सकता ग्लास। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम अगर ग्लास का कप है उसमें एकदम से गर्म पानी डाल दें तो टूट जाता है। तो एकदम से जो टेम्परेचर चेंज होता है ना उसको ये विथस्टैंड नहीं कर सकता। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है वो है लीचिंग ऑफ ग्लास या फिर एल्कलिनिटी ऑफ ग्लास, जिसके बारे में डिटेल से आप लोग इस टॉपिक में पढ़ोगे। इसके अलावा है पोटेंशियल हैजर्ड्स मे बी यूज्ड बाय एनी ऑफ कंपोनेंट लीस्ट इनटू फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स। इसमें ये होता है कि ग्लास के कोई भी कंपोनेंट की वजह से, उसकी लीचिंग की वजह से, लीचिंग का मतलब ये है कि वो ग्लास को छोड़ के वो उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा, उसकी वजह से कोई भी पोटेंशियल हैजर्ड्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स में अगर कोई भी कंटेमिनेशन हो जाएगी तो हो सकता है कि वो जब पेशेंट यूज़ करेगा तो उसके अंदर भी वो एडवर्स इफेक्ट शो करे। सो बेसिकली व्हाट इज alkalinity of glass? From pharmaceutical point of view, it can be defined as the release of alkaline content of a glass into the pharmaceutical product it contains. इसमें क्या होता है कि ग्लास के अंदर जो alkaline content होता है ना वो लीच आउट करके जो है ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर चला जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड एज alkalinity ऑफ ग्लास। alkalinity ऑफ ग्लास बेसिकली होती कैसे है कि हमने ये पढ़ा है कि ग्लास के अंदर होते हैं सोडियम ऑक्साइड्स, पोटेशियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं ये सारी हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब ये वाटर लविंग होती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, एब्जॉर्ब कर जाती हैं वाटर में। अगर आपकी एनवायरनमेंट में कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर जाएंगी। ठीक है, देयरफॉर द सरफेस ऑफ ग्लास एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। The absorbed moisture and exposure to the carbon dioxide causes the sodium oxide and potassium oxide to form sodium hydroxide and potassium hydroxide। ठीक है, जो आप अब ये जितनी भी ऑक्साइड ग्लास के अंदर प्रेजेंट होती है ना ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर जाएंगी और ये हाइड्रोक्साइड में जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, यही हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो पोटेशियम ऑक्साइड वाटर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जब यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्साइड थी ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फर्दर कार्बोनेट्स बना देंगे।
अब जो पहले हमने बात की थी ऑक्साइड, वो भी हाइग्रोस्कोपिक थी, और जो ये कार्बोनेट्स होते हैं ये भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से क्या होता है, तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना, सपोज हमारे पास ग्लास का कोई भी पैकेजिंग मटेरियल है, उस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर हमारे पास ऐसा सिरप है या ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है या सॉल्ट वाटर है, तो ये जितने भी कार्बोनेट्स है ना, ये उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, बिकॉज बोथ sodium carbonate and potassium carbonate are hygroscopic. In water, especially salt water, the sodium and potassium carbonate is unstable. Glass may leach out, leaving only fragile, porous, hydrated silica. अब क्या होगा कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं ये ग्लास को छोड़ के, ग्लास एक खोखला सा ग्लास बन जाएगा, पोरस होगा, फ्रेजाइल सा, और ये खुद जो है ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे, पीछे सिर्फ सिलिका बच जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ग्लास है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को तो जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन ग्लास इटसेल्फ भी जो है ना उसकी अपीयरेंस खराब हो जाएगी। क्या होगा कि ग्लास के ऊपर जो है ना क्रेजिंग, क्रैकिंग बन जाएगी। क्रेजिंग भी यही होते हैं, क्रैक्स ही होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, स्पाइडर वेब की तरह। इसके अलावा फ्लेकिंग हो जाएंगे, फ्लेक्स नहीं होते जिस तरह स्नो फ्लेक्स, इस तरह से उसके निशान बन जाएंगे। पिटिंग हो जाएगी, पिटिंग का मतलब ये होता है कि डिप्रेशन सी बन जाएंगी उसकी, तो मतलब ग्रुप्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से डिप्रेशन हो जाएगी ग्लास के ऊपर। तो ग्लास के ऊपर जो है ना डिफरेंट तरह की क्रेजिंग, क्रैकिंग, बिटिंग वगैरह होगी, जिससे क्या होगा कि ग्लास जो है ना अपनी ट्रांसपेरेंसी को जो है ना खो देगा, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट वो नहीं रहेगा, वो फ्रॉस्टी अपीयरेंस शो करेगा। तो फिर अल्कलिनिटी ऑफ ग्लास से क्या होगा, ना सिर्फ आपका जो ग्लास है वो खराब होगा, बल्कि जो आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो उसमें भी पोटेंशियल हैजर्ड्स क्रिएट कर सकता है। अब एल्कलिनिटी ऑफ ग्लास हो कैसे रही है कि हमारे जो ग्लास थे उसमें हमारे पास ऑक्साइड्स थी, ऑक्साइड्स ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और वो हाइड्रोक्साइड बन गई। ये हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर जो भी इन्वायरमेंट में होगा उसके साथ रिएक्ट करके अपने कार्बोनेट्स बना देगा। यही कार्बोनेट जो हैं ये लीच आउट करके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आने के बाद पीछे आपके पास जो ग्लास होगा वो फ्रॉस्टी अपीयरेंस शो करेगा, उसके अंदर क्रैकिंग, फ्लेकिंग, पिटिंग वगैरह शो होगी, ठीक है। अब ये जो ग्लास के अंदर एल्कलिनिटी हो जाती है अगर, तो उससे हमारे प्रोडक्ट की जो पोटेंसी है और उसकी स्टेबिलिटी भी अफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स जो होती हैं, वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड वर टेस्टेड periodically for stability of pH and potency। हमने वैक्सीन्स को बनाया, उसके लिए हमने उसको periodically टेस्ट करते रहते हैं, पीएच के लिए भी उसको चेक करते हैं कि उसकी पीएच मेंटेन है और उसकी पोटेंसी भी। द वैक्सीन प्रिपेयर्ड इन बफर्ड saline solution retain potency beyond 30 months when stored at 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वैक्सीन्स पे, हमने वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया बफर सलाइन सॉल्यूशन के अंदर, और उसके अंदर हमने उसकी पोटेंसी चेक की, तो वो 30 मंथ्स तक उसकी पोटेंसी रहती है जब हम उसको 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो है ना उसको स्टोर करती है, लेकिन वो बफर्ड सॉल्यूशन थी। लेकिन इसके अलावा दूसरी हमने वैक्सीन प्रिपेयर की विदाउट बफर सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन बफर सलाइन सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर की, तो उसकी क्या होगी, पोटेंसी भी लॉस हो जाएगी और उसकी पीएच भी चेंज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन एल्कलिनिटी, ठीक है। जो आपके बफर्ड सॉल्यूशन होता है वो तो उसको स्टेबल रहता है, उसको एल्कलिनिटी को प्रिवेंट करेगा, लेकिन अगर ऐसे सॉल्यूशन वैक्सीन जिसके अंदर बफर प्रेजेंट नहीं होगी तो उसके अंदर जो है ना उसकी पोटेंसी लॉस हो जाएगी और एल्कलिनिटी की वजह से जो है ना वो अपना जो मेन उसका फंक्शन था वो भी प्रॉपर शो नहीं करेगी। ग्लास की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ग्लास हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। ग्लास कंटेनर सुटेबल फॉर पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल्स में भी क्लास्ड इनटू 4 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड इंटेंडेड फॉर पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। अगर हम फर्स्ट 3 टाइप्स की बात करें, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तो ये तीनों जो टाइप्स होती हैं ये हम पेरेंट्रल यूज के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो टाइप ओ होती है, टाइप ओ हम यूज करते हैं टॉपिकल यूज के लिए या फिर ओरल यूज के लिए, ठीक है। ओरली जितने भी ग्लास होते हैं वो टाइप ओ के होते हैं, जबकि अब टाइप 1, 2 और 3 जो होते हैं वो पेरेंट्रल ग्लासेस होते हैं। उसमें अगर इनको फर्दर देखें इनकी डिस्क्रिप्शन, तो जो टाइप 1 ग्लास होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, सबसे हाई क्वालिटी का होता है, और बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट का बना होता है, ठीक है। और टाइप 2 जो होता है वो हमारे पास हाईली रेजिस्टेंट ये भी होता है और ये सोडा लाइम ग्लास होता है। टाइप 3 मॉडरेटली रेजिस्टेंट होता है और सोडा लाइम का बना हुआ होता है। टाइप 3 जनरल पर्पस ग्लास होता है जो कि सोडा लाइम के लिए ग्लास का ही बना होता है, ठीक है। तो जो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास है
इनमें और बाकी सब में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे। और इन सारे ग्लास को हम यूज करने से पहले, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था हम प्रोडक्ट्स के लिए क्यूसी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे ग्लास के लिए भी क्यूसी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, पाउडर ग्लास टेस्ट और वाटर टैग टेस्ट, ठीक है। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा, एक तो ये है कि सारे जितने भी हमारे पास ग्लास है ना उनके लिए डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है, एक ही टेस्ट दोनों पे हम नहीं करेंगे। दूसरी जो चीज इसमें आएगी वो होगी कितने वॉल्यूम ऑफ एसिड हम यूज कर रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि ग्लास के अंदर एल्कलिनिटी हो रही है। जब एल्कलिनिटी ग्लास के अंदर हो रही है तो हमने उसको कैसे चेक करना है, उसको टाइट्रेट करवाना है फ्रॉम एसिड, ठीक है। एसिड से जब हम उसको टाइट्रेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने % उसमें जो है ना एल्कलिनिटी हो रही थी, कितना वॉल्यूम एल्कली उसमें से रिलीज हो रहा था। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड हम यूज करेंगे ना, इसका मतलब है कि उस ग्लास में उतनी ज्यादा एल्कलिनिटी होती है। अब जो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास था उसमें 1 ml हम एसिड यूज करेंगे, जबकि हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास में हमारे पास 0.2 वाले भी हैं, 0.7 वाले भी। मॉडरेटली रेजिस्टेंट में हमारे पास 8.5 ml हम एसिड यूज करेंगे, जनरल पर्पस में हम 15 ml यूज करेंगे एसिड। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे क्वालिटी ग्लास की कम होती जाती है उतना ज्यादा उसके अंदर एल्कलिनिटी हो जाती है। उसी एल्कलिनिटी को हम टेस्ट करने के लिए जब टाइट्रेशन करेंगे तो उतना ज्यादा एसिड हम यूज करेंगे, ठीक है। हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम पाउडर्ड ग्लास टेस्ट यूज करेंगे। पाउडर्ड ग्लास टेस्ट यूज करेंगे, उसके अंदर चाहे आपके बैच के अंदर जितना भी साइज, अगर 100 ml है या इससे कम वाले जितने भी साइज के आपने ग्लास बनाए हैं उन सब के लिए आपने 1 ml एसिड ही यूज करना है। उसके अलावा हमारे पास है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास के लिए हम वाटर टैग टेस्ट यूज करते हैं। वाटर टैग टेस्ट में हमारे पास इस हाईली रेजिस्टेंट के अंदर दो तरह के हो सकते हैं। अगर 100 ml या उससे कम वाले आपके पास ग्लास हैं तो उसमें हम 0.7 ml एसिड यूज करेंगे। अगर 100 ml से बड़े ग्लासेस हैं तो उसके लिए हम 0.2 ml एसिड यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। इसके लिए हम पाउडर ग्लास टेस्ट यूज करते हैं। पाउडर ग्लास टेस्ट में चाहे मॉडरेटली रेजिस्टेंट ग्लास में चाहे आपके पास जो भी साइज है सबके लिए हमने जो है ना 8.5 ml ही एसिड यूज करना है। इसके अलावा जनरल पर्पस हमारे पास जो ग्लास है उसके लिए टेस्ट हम पाउडर ग्लास टेस्ट यूज करेंगे। और जनरल पर्पस ग्लास में हमारे पास चाहे जो भी साइज है सबके लिए हमने जो है ना 15 ml एसिड ही यूज करना है, ठीक है। तो ये मेन डिस्क्रिप्शन होगी जो आप लोग याद रखना। बाकी 1 बाय 1 टेस्ट में पढ़ाऊंगी आप लोगों को और तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्यों कम ml यूज हो रहा है, इसमें क्यों ज्यादा हो रहा है। इस टेस्ट हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम के लिए हम क्यों वाटर अटैक यूज कर रहे हैं और बाकी सब के लिए क्यों पाउडर ग्लास कर रहे हैं। Test for alkalinity of glass, 2 types of tests are designed, powder glass test or water attack test. These tests are performed on new ग्लास कंटेनर। अगर हम वाटर अटैक टेस्ट की और पाउडर ग्लास टेस्ट की हम बात करें तो ये दोनों टेस्ट हम नए ग्लास कंटेनर्स पे परफॉर्म करते हैं। प्रीवियसली यूज्ड कंटेनर्स पे हम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते क्योंकि जाहिर है प्रीवियसली यूज्ड होंगे तो ऑलरेडी उसमें कहीं ना कहीं एल्कलिनिटी के चांसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। The degree of attack is determined by the amount of alkali released from the glasses under the condition specified. ये इसका प्रिंसिपल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना उसमें से जो है ना एल्कली रिलीज हो रहा है और कितना उसका अटैक है। वो ये है कि डिग्री ऑफ अटैक, मतलब वाटर अटैक टेस्ट में हम ये देख रहे हैं कि उसमें determined by the amount of alkali released from the glass. ग्लास से कितना एल्कली रिलीज हो रहा है उसके हिसाब से हम उसके देखते हैं कि कितनी वो डिग्री ऑफ उसमें जो है ना एसिड हम यूज करेंगे। This quantity of alkali is very small, so strict precaution is to be followed. जितनी भी alkali की क्वांटिटी हम उसमें से रिलीज होती है वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में होती है, तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस फॉलो करनी है इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए। Equipments of high quality and precision should be used and area should be free from fumes and excessive dust. ठीक है, हमने ऐसे एरिया पे टेस्ट परफॉर्म करना है जहाँ पे फ्यूम्स और एक्सेसिव डस्ट ना हो और जो आपके इक्विपमेंट्स होंगे वो भी हाई क्वालिटी और प्रिसीजन के होने चाहिए।
ठीक है, तो हम वाटर अटैक टेस्ट हम यूज करें न्यू ग्लास कंटेनर्स के लिए। अमाउंट ऑफ एल्कली जितनी रिलीज हो रही है उसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि उसका डिग्री ऑफ अटैक कितना है। स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस हमने फॉलो करनी है और इक्विपमेंट्स हाई क्वालिटी के होने चाहिए और प्रिसीजन अच्छी होनी चाहिए इक्विपमेंट्स की, और ऐसे एरिया पे हमने टेस्ट परफॉर्म करना है जहाँ पे फ्यूम्स और एक्सेसिव डस्ट ना हो। जो हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे इसके लिए वो होगा, एक तो हमें ऑटोक्लेव चाहिए, an autoclave capable of maintaining a temperature of 121 plus minus 0.5 degrees Celsius. It is equipped with thermometer, a pressure gauge and a vent and a rack. एक हमें ऑटोक्लेव चाहिए जिसका इतना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। इस ऑटोक्लेव के साथ एक थर्मामीटर इक्विप्ड होना चाहिए, एक प्रेशर गॉज होना चाहिए जो प्रेशर को मेंटेन करेगा, एक वेंट होना चाहिए, वेंट का मतलब होता है ओपनिंग, कोई भी एक ओपनिंग होनी चाहिए, और एक रैक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए मोटार एंड पेसल होने चाहिए, हमें हार्ड स्टील की बनी होनी चाहिए मोटार एंड पेसल। इसके अलावा हमें कुछ सीव्स चाहिए। ठीक है, अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर सीव्स नंबर 20, 40, 50 along with the pen and cover. इसके अलावा 250 ml कॉनिक फ्लास्क चाहिए मेड ऑफ रेजिस्टेंट ग्लास एज स्पेसिफाइड, बिकॉज देखो अगर हम कॉनिकल फ्लास्क जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो भी तो ग्लास की बनी होनी चाहिए, तो हमारे जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो भी हाईली रेजिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जो है ना आपके किसी इक्विपमेंट में से एल्कली रिलीज हो जाए। ठीक है, conical flask made of resistant glass as specified in the monograph, 2 pounds hammer and adequate volumetric flask होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ऑपरेटर्स चाहिए फॉर टेस्ट परफॉर्मेंस। रिएजेंट्स हमें चाहिए, स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर हमें चाहिए। द water used in these tests has a specific conductivity of 0.5 micromho to 1 micromho. एक्चुअली आप कंडक्टिविटी की बात हो रही है तो कंडक्टिविटी का यूनिट होता है MHO। अगर हम रेजिस्टेंट की बात करें तो रेजिस्टेंट का यूनिट आपने पढ़ा होगा ओम, ओम OHM ओम। ठीक है, हम ओम यूज करते हैं एज रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस के यूनिट के तौर पे, लेकिन जब रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है हमारे पास कंडक्टिविटी, तो इसका यूनिट होता है मोहो। तो हमें वाटर ऐसा यूज करना है, स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर हमें इस केस में यूज करना है। द वाटर यूज इन दिस टेस्ट हैज अ स्पेशल कंडक्टिविटी। ठीक है, 0.5 माइक्रोमोल से 1 माइक्रोमोल की कंडक्टिविटी होनी चाहिए। और जब हम उसके अंदर डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं हमने डबल डिस्टिलेशन करनी है। एक दफा उस ऑपरेटर्स में डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स के थ्रू वाटर डिस्टिल होगा, फिर दोबारा उसी वाटर को दोबारा डिस्टिल करना है। ठीक है, आफ्टर डबल डिस्टिलेशन जब हमने डबल कर लिया है तो जो डिस्टिलेट से फर्स्ट 10% ऑब्टेन्ड होगा डिस्टिलेट 10 to 15%, उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, बाकी जितना बचेगा आपने उसको जो है ना रिटेन करना है। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेशल डिस्टिल वाटर चाहिए। स्पेशल डिस्टिल वाटर का मतलब ये कि उसकी कंडक्टिविटी 0.5 से 1 माइक्रोमोल है। उसमें जब हम डबल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं, डबल डिस्टिलेशन में जो फर्स्ट 10 to 15% डिस्टिलेट हमें वाटर ऑब्टेन्ड होगा उसको हमने रिजेक्ट कर देना है, और जो रिमेनिंग आपके पास डिस्टिलेट आएगा आपने उसको रिटेन कर लेना है। मिथाइल रेड सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर हमने यूज करना है, बिकॉज हम टाइट्रेशन के प्रिंसिपल के थ्रू हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ग्लास के अंदर कितने वॉल्यूम या कितने परसेंट उसके अंदर एल्कली प्रेजेंट है। ठीक है, तो मिथाइल रेड सोल्यूशन हमने एज ए इंडिकेटर यूज करना है। डिजोल्व 24 mg ऑफ मिथाइल रेड सोडियम इन सफिशिएंट प्योरिफाइड वाटर टू मेक 100 ml। ठीक है, 24 mg को हम डिजोल्व करना है 100 ml वाटर में। उसके बाद न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन विद 0.02 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करवाना है आपने 0.02 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर आपके पास आ जाएगा मिथाइल रेड सॉल्यूशन। ठीक है, आपने ये स्पेशल रिएजेंट्स यूज करने हैं। ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को बता दिए। आगे इसका जो है ना डिटेल प्रोसीजर है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट का। ये फॉर पाउडर्ड ग्लास टेस्ट टेक 6 or more containers, rinse with purified water and dry with clean and dry air। सबसे पहले आपने 6 या 6 से ज्यादा कंटेनर्स लेने हैं, ग्लास कंटेनर्स, उनको अच्छी तरह से प्योरिफाइड वाटर के साथ रिंस करना है, उसको ड्राई करना है। उसके बाद इन ग्लास कंटेनर्स को क्रश करना है इनटू फ्रेगमेंट्स। जब ये फ्रेगमेंट्स में क्रश हो जाएंगे उसके बाद
हमने 3 सैंपल्स उसके बनाने हैं। 100 ग्राम के 3 सैंपल्स हमने बना लिए। अब ये जो 3 सैंपल्स थे 100 ग्राम के, इनको फर्दर हमने क्रश करना है, लेकिन इस दफा हमने उनको जो है ना इंडिविजुअली क्रश करना है। सैंपल 1, सैंपल 2 और सैंपल 3 तीनों को सेपरेटली आपने क्रश करना है, ठीक है। क्रश देम फर्दर सेपरेटली इन स्पेशल मोर्टार विद हैमर, ठीक है। जो स्पेशल मोर्टार एंड हैमर जो हमने ग्लास पाउडर ग्लास टेस्ट के लिए यूज करना है, उसके साथ आपने उसको क्रश करना है। उसके बाद जो है ना आपने सीव्स को जो है ना नेस्ट करना है, और उसमें जो आपके 3 सैंपल्स है ना उनको कंबाइनली प्लेस करना है सीव नंबर 20 में, ठीक है। सीव नंबर 20 से अपने सैंपल्स को पास करना है, ठीक है। शेक करना है, सीव नंबर 20 से पास कर लिया। उसके बाद शेक द सीव फॉर अ वाइल एंड रिमूव द ग्लास पाउडर फ्रॉम द सीव नंबर 20 के बाद आपने सीव नंबर 40 में से पास करना है। सीव 40 से पास करने के बाद रिपीट द क्रशिंग स्पेशल मोर्टार ऑन देम, ठीक है। आपने क्या करना है, सीव नंबर 20 से पास किया। सीव नंबर 20 से पास करने के बाद जो आपके पास ग्लास का क्रश होने के बाद जो आपके पास आ गया पाउडर, उसको आपने अगेन सीव नंबर 40 से पास करना है। जब सीव नंबर 40 से भी पास कर लिया तो आपने अगेन जो आपके पास आपका आ गया है नीचे मटेरियल, उसको आपने अगेन क्रश करना है स्पेशल मोटायर पेंसिल जो आपने यूज करना है। अब सीव नंबर 20 और 40 में डिफरेंस ये है कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सीव नंबर 20 का मतलब ये होता है कि इसमें 20 पोर्स हैं पर लीनियर इंच, ठीक है। सीव नंबर 40 का मतलब होता है 20 पोर्स पर लीनियर इंच। तो सीव नंबर 20 या और 1 इंच में 20 पोर्स हैं और दूसरी तरफ 1 इंच में 40 पोर्स हैं, तो इन दोनों में से कौन से पोर्स का साइज स्मॉल होगा? सीव नंबर 20 का साइज या 40 का? 40 का। 40 का साइज स्मॉल होगा, क्योंकि जितने ज्यादा पोर्स होंगे एक ही इंच में तो उसका साइज भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीव नंबर 20 से जब हमने पास किया तो फिर भी पार्टी का साइज जो था थोड़ा बड़ा था। जब उसको फर्दर हमने 40 में पास करवाया तो हमारे पास और छोटे साइज के पार्टिकल्स आ गए। जब वो आ गए उसके बाद फर्दर हमने दोबारा इसको क्रश करना है, और उसके बाद जो है ना आफ्टर दैट कंटिन्यू द शेकिंग प्रोसेस फॉर 10 मिनट्स। आपने 10 मिनट्स को उसको जो है ना कंटिन्यू करना है शेकिंग प्रोसेस को। उसके बाद जो ग्लास पाउडर है ना एक्सेस ऑफ 10 ग्राम से एक्सेस में होना चाहिए, उसको आपने सीव नंबर 50 से पास करना है। सीव नंबर 50 का अगेन मतलब यही है कि नंबर ऑफ पोर्स इसमें 50 है पर लीनियर इंच, तो और ज्यादा पोर साइज स्मॉल हो गया, ओपनिंग स्मॉल हो गई है, तो और आपको जो है ना फाइन पाउडर इसमें से मिलेगा। जब सीव नंबर 50 में से आपने पास कर दिया उसके बाद क्या करना है, प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर एंड देन स्टोर इन अ डेसिकेटर, ठीक है। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना 6 या 6 से ज्यादा कंटेनर्स लेने हैं, उसको अच्छी तरह से रिंस करना है प्योरीफाइड वाटर के साथ, उसको ड्राई एयर। उसके बाद जो आपने ये 6 से ज्यादा कंटेनर्स लिए तो उसको क्रश करना है फ्रेगमेंट्स में, और उनके 3 सैंपल्स बना लेना है। हर सैंपल में 100 ग्राम आपके पास ग्लास कंटेनर्स के फ्रेगमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ये जो आपके 100 ग्राम वाले 3 सैंपल्स थे उनको सेपरेटली आपने स्पेशल मोटायर पेंसिल के साथ उसको क्रश करना है और सीम नंबर 20 में से पास करना है। सीम नंबर 20 के बाद आपने सीम नंबर 40 से पास करना है। 40 के बाद उसको दोबारा आपने क्रश करना है और उसके बाद 10 मिनट तक शेकिंग प्रोसेस कंटिन्यू करना है। उसके बाद एक्सेस ऑफ 10 ग्राम सैंपल लेके सीव नंबर 50 में से पास करना है। जब आप सीव नंबर 50 में से पास करोगे उसके बाद आपने इसको कंटेनर में क्लोज करके डेसिकेटर में रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि स्प्रेड द सैंपल ऑन अ पेपर एंड पास अ मैग्नेट टू रिमूव एनी आयरन पार्टिकल। उसके बाद आपने उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है। डेसिकेटर में रखने के बाद बाकी चीजें अपने सेट कर लेनी है। जब सारा आपका ऑपरेटर्स वगैरह सेट हो गया, आप डेसिकेटर में से अपना सैंपल निकाला, उसको पेपर के ऊपर स्प्रेड करवा दिया और स्प्रेड करवा के उसमें से मैग्नेट को पास करना है, ताकि अगर ग्लास पार्टिकल्स जो आपके फ्रेगमेंट्स थे उनमें कोई मैग्नेट अगर प्रेजेंट है, मैग्नेटिक पार्टिकल, तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने जो मोटायर पेंसिल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो स्टील की बनी हुई है, तो हो सकता है कि स्टील की मोटायर पेंसिल से कोई मैग्नेटिक पार्टिकल आ गया हो, तो उसको आपने रिमूव करना है थ्रू मैग्नेट। उसके बाद ट्रांसफर सैंपल टू 250 ml स्पेशल कॉनिकल फ्लास्क। आपने अपने सैंपल को जो है ना कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है हैविंग कैपेसिटी 250 ml। आपका जो सैंपल होगा ना वो ग्लास कंटेनर वो बहुत ही फ्रेगमेंट्स और फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद वॉश द सैंपल विद 6 पोर्शंस ऑफ एसीटोन हैविंग 30 ml ईच। इसमें क्या करना, अब आपने क्या करना है, अपना जो सैंपल आप स्पेशल कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया था उस सैंपल को आपने वॉश करना है एसीटोन के साथ
6 टाइम्स आपने वॉश करना है और हर दफा 30 ml उसके अंदर एसीटोन होना चाहिए। ठीक है, 6 पोर्शंस ऑफ 30 ml एसीटोन का मतलब यह है कि आपने 6 टाइम्स एसीटोन से वॉश करना है और हर टाइम में जो है ना आपके पास 30 ml एसीटोन होना चाहिए। 30 ml फर्स्ट टाइम, 30 ml सेकेंड टाइम, हर दफा आपने 6 टाइम्स उसको पास करना है, एसीटोन से वॉशिंग करनी है। एसीटोन से जब आपने अपने सैंपल को वॉश कर लिया है उसके बाद ड्राई द फ्लास्क अलोंग द सैंपल, आपने अपनी कॉनिकल फ्लास्क को ड्राई करना है और सैंपल को भी ड्राई करना है फॉर 20 मिनट्स एट 140 डिग्री सेल्सियस, देन ट्रांसफर टू डेसिकेटर एंड यूज विद इन 48 आवर्स। आपने अपने सैंपल को ड्राई कर लिया, अपने कॉनिकल फ्लास्क को ड्राई कर लिया 20 मिनट तक, उसको 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके, उसके बाद अपने सैंपल को आपने जो है ना अगेन डेसिकेटर के अंदर प्लेस कर देना है और विद इन 48 आवर्स आप उसको यूज कर सकते हैं, उस पर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि उसका टेस्ट क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे हमने उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है। टेक 10 ग्राम ऑफ सैंपल इन अ स्पेशल कॉनिकल फ्लास्क। आपने जो है ना जो सैंपल पीछे आपने बनाया था क्रश करके फ्रेगमेंट्स को, उसको C20, 40, 50 वगैरह से पास करने के बाद आपने उसको डेसिकेट किया था, फिर फर्दर उसकी वॉशिंग की थी एसीटोन के बाद। उसके बाद जो डेसिकेटर में प्लेस हुआ हुआ है सैंपल, उस सैंपल में से आपने 10 ग्राम सैंपल लेना है। ठीक है, उसको कॉनिकल फ्लास्क, स्पेशल कॉनिकल फ्लास्क के अंदर उसको प्लेस कर दिया है। Add 50 ml of special distilled water to this flask and also to a blank. अब आपने क्या करना है कि 50 ml स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देनी है। इसके अलावा आपने एक और कॉनिकल फ्लास्क लेनी है जिसके अंदर सैंपल नहीं होगा, उसमें आपने सिर्फ स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर डाल देना 50 ml। स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने डबल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको ऑब्टेन करना होता है। उसके बाद जो स्टार्ट वाला कुछ डिस्टिलेट होता है उसको डिस्कार्ड के रिमेनिंग आपने यूज करना होता है। ठीक है, ये वाला ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इसमें ये कि ये जो स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर था ना, इसको आपने 2 फ्लास्क के अंदर डालना है। एक वो फ्लास्क जिसके अंदर आपका 10 ग्राम सैंपल पड़ा हुआ है, दूसरी वो फ्लास्क जो ब्लैंक है। ठीक है, ब्लैंक का मतलब ये कि उसमें हमारा सैंपल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी लेकिन हमारा सैंपल नहीं होगा। ठीक है, उसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर 50 ml डाल दिया। अब ब्लैंक का फायदा ये है कि हम मोस्टली टेस्ट में ब्लैंक इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान हो। मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस अगर कोई कंटेमिनेशन आ रही है, उसकी वजह से कोई अगर उसका रिजल्ट चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वो हम अपने ब्लैंक से जो है ना कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा ना हो कि आपके ब्लैंक में भी पॉजिटिव हो, तो उस ब्लैंक में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, आपने कंपैरिजन के लिए ब्लैंक सैंपल रखना होता है। ठीक है, cap both flasks with special beakers so that the bottom of beaker fit the tip of the flask। क्या करना है, दोनों कॉनिकल फ्लास्क को, ब्लैंक वाली को भी और सैंपल वाली को, दोनों को आपने जो है ना कवर करना है। कवर इस तरह से करना है कि आपने दोनों कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर जो है ना बीकर्स को उल्टा करके रख देना है। जब आप उल्टा करके बीकर्स को रखोगे तो जो बीकर का बॉटम है ना वो कॉनिकल फ्लास्क के जो है ना टिप को टच करेगा। आपने एक बीकर लिया, बीकर को कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर डाल दिया उल्टा करके। जब आपने उल्टा करके उसको रखा तो बीकर का जो बॉटम है वो कॉनिकल फ्लास्क की जो टिप है उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसको जो है ना उसके साथ फिट हो जाएगा। प्लेस बोथ इन ऑटोक्लेव। आपने यहाँ पे एक और बात देखनी है कि आपने जो है ना ये वाला स्टेप है कि हमने ग्लास बीकर को रखा है। ये वाला स्टेप जो है ना, जो हम ऐसे सैंपल्स होंगे जो कुछ टाइम बाद हम जिन पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनके लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम ग्लास बीकर्स यूज नहीं करते, वहां पे हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं। लेकिन जबकि यहाँ सैंपल्स में ग्लास बीकर्स यूज करते हैं। अब आपने क्या करना है, प्लेस बोथ जो था ना आपके सैंपल और आपका जो ब्लैंक है, दोनों कॉनिकल फ्लास्क को आपने ऑटोक्लेव के अंदर प्लेस कर दिया। क्लोज द ऑटोक्लेव लिविंग द वेंट ओपन एंड हीट। अब आपने क्या करना है, ऑटोक्लेव के अंदर दोनों आपने अपने कॉनिकल फ्लास्क प्लेस कर दिए, ऑटोक्लेव को क्लोज करना है और हीटिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन आपने वेंट को ओपन रखना है। वेंट का मतलब ये कि वो जो सुराख मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमने एक ऑटोक्लेव के अंदर रखा हुआ था, उसको आपने ओपन ही रखना है। ठीक है, सुराख को आपने क्लोज नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा जो होता है ना वो इंडिकेटर है, उससे जब स्टीम आना स्टार्ट होती है तब हमें पता चलता है कि हमने अपना जो है ना प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने अपना सैंपल रख दिया ऑटोक्लेव के अंदर और आपका वेंट ओपन होगा और आपने हीटिंग स्टार्ट कर देनी है। व्हेन स्टीम अपीयर फ्रॉम द वेंट, close the vent and heat further with 1 degree Celsius rise in temperature per minute
अप टू 121 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि आपने वेंट जो आपका सुराख था उसके ऑटोक्लेव के अंदर, उसको आपने खुला छोड़ दिया था, उसको कवर नहीं किया था। जब वो खुला छोड़ा था आपने और हीटिंग स्टार्ट कर दी थी, तो जब वेंट में से स्टीम अपीयर होना शुरू होगी ना, उसमें होगी, तो फिर हमने क्या करना है, अपने वेंट को क्लोज कर देना है और हीटिंग इस तरह से करनी है कि जो है ना हर 1 मिनट बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है। सपोज इस वक्त जो है ना टाइम हो रहा है 11:24, अब 11:25 जब होंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो, फिर 11:26 होंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस मजीद टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, तो हर 1 मिनट बाद 1-1 डिग्री टेम्परेचर जो है ना उसका इंक्रीज होगा, अप टू यहाँ तक कि उसका 121 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाए। ठीक है, जब 121 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाएगा तो उसको हमने होल्ड करना है 30 मिनट्स तक। अब मैं आप लोगों को प्रोसीजर थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले 10 ग्राम सैंपल लिया था स्पेशल कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, 10 ग्राम सैंपल लिया था कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और उसके अंदर हमने 50 ml स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। दूसरी तरफ हमने एक स्पेशल कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसमें हमने सैंपल नहीं डाला, लेकिन हमने 50 ml स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। इन दोनों कॉनिकल फ्लास्क को हमने जो है ऑटोक्लेव के मतलब कवर करना है सबसे पहले ग्लास बीकर्स के साथ। ग्लास स्पीकर्स को इस तरह से जो है ना अपसाइड डाउन आपने उसके ऊपर प्लेस करना है कि ग्लास स्पीकर्स का बॉटम जो है ना कॉनिकल फ्लास्क के जो है ना टिप को, उसके बाद दोनों कॉनिकल फ्लास्क को ऑटोक्लेव के अंदर रख दिया। ऑटोक्लेव का जो वेंट है हमने उसको ओपन करना है, उसको क्लोज नहीं कर, उसको कवर नहीं करना और हीटिंग स्टार्ट कर देनी है। जब वेंट में से स्टीम अपीयर होना शुरू होगी तो फिर क्या करना है, हमने अपने ऑटोक्लेव को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा पर मिनट। ठीक है, हर मिनट बाद 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा अप टू 121 डिग्री सेल्सियस। जब 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें ऑब्टेन्ड होगा तो फिर हमने क्या करना है, टेम्परेचर को होल्ड करना है फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर, अब हमने 30 मिनट तक टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना, वहीं पे होल्ड करना है। उसके बाद हमने फास्ट कूलिंग करनी है। 30 मिनट्स हो गए, उसके बाद कूल द ऑटोक्लेव एंड रिमूव द फ्लास्क। हमने फास्ट कूलिंग करनी है ऑटोक्लेव को और उसमें से फ्लास्क को रिमूव करवा देना है। आफ्टर फास्ट कूलिंग, decant the water into a vessel and wash the residual powder with 4 portions of each of special distilled water, adding the decanted washing into the main portion. अब हमने जो फास्ट कूलिंग की थी ना, उसके बाद हमने जो हमारा नीचे आ गया रेजिडुअल पाउडर, उसके ऊपर होगा हमारे पास वाटर। अब हमने वाटर को जो है ना डिकेंट करना है अलग से एक वेसल के अंदर। ठीक है, डिकेंट का वर्ड जो है वो डिकेंटेशन के प्रोसेस से निकला है। डिकेंटेशन में हम ये करते हैं कि हमारे पास सपोज कोई भी मिक्सचर है जो आपस में सब इमिक्सिबल है, तो हमने नीचे वाले पोर्शन को बगैर हिलाए, सपोज कोई भी पाउडर्ड है और ऊपर आपके पास वाटर है, आपस में मिक्सिबल नहीं है, नीचे वाला सेटल डाउन हुआ है, तो नीचे वाले को हिलाए बगैर हम ऊपर वाले को जो है ना दूसरे किसी फ्लास्क में या वेसल में निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। अब हमने इसी तरह करना है कि फास्ट कूलिंग के बाद हमने जो वेसल डिकेंट द वाटर इनटू वेसल, जो ऊपर वाला वाटर होगा ना उसको किसी वेसल में जो है ना डिकेंट कर देना है, और नीचे जो हमारा रेजिडुअल पाउडर है, रेजिडुअल ग्लास पाउडर है, ठीक है, ये वही ग्लास पाउडर है जिसपे हमने एल्कलिनिटी ऑफ ग्लास को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम अब हमने क्या करना है कि जो रेजिडुअल पाउडर है ना उसको हमने स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉशिंग करनी है 4 टाइम्स विद 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ईच। ठीक है, 4 दफा उसकी वॉशिंग करनी है और हर दफा हमने 15 ml डिस्टिल्ड वाटर से उसकी वॉशिंग करनी है। अब ये जो हम वॉशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग का जो वाटर में ऑब्टेन्ड होगा वो भी हमने उसी वेसल के अंदर डालना है जो हमने पहली वाले डिकेंटेशन के लिए पानी निकाला था। ठीक है, तो अब जो मेन पोर्शन हमारे पास जितना भी वाटर आ गया ना, उसके अंदर उसको हमने मजीद टेस्ट करना है। ठीक है, हमने ग्लास पाउडर से सारी डिकेंटेशन कर ली है, वॉशिंग कर ली। अब जो हमें मेन पोर्शन ऑब्टेन्ड होगा ना उस पर हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टाइट्रेशन एसिड बेस हम टाइट्रेशन करेंगे, हम किसी एसिड के साथ इसको टाइट्रेट करवाएंगे। एसिड के साथ इस वजह से हम करवा रहे हैं क्योंकि हम ये चेक करें कि हमारे ग्लास के अंदर एल्कलिनिटी किस हद तक है। ठीक है, तो एल्कलाइन कंटेंट को हम चेक करें तो एल्कलाइन हमारे पास बेस होता है। ठीक है, तो बेस को हम एसिड के साथ टाइट्रेट करवा रहे हैं। अब जो हमारा मेन पोर्शन आया था ना डिकेंट करने के बाद और वॉशिंग के बाद,
उसके अंदर हमने 5 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल रेड सोल्यूशन ऐड किया और टाइट्रेट करवाया अगेंस्ट 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मिथाइल रेड सोल्यूशन हमारे पास इंडिकेटर है। ठीक है, 5 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल रेड सोल्यूशन हमने डाल दिया, उसको टाइट्रेट करवा लिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने टाइट्रेट करवाया तो हमने वॉल्यूम नोट करना है कि जिस वॉल्यूम पे उसका कलर चेंज होता है तो वो वॉल्यूम उसका जो होगा ना वो हर ग्लास के लिए अपना एक होगा। उसी वॉल्यूम को फिर हमने कंपेयर करना होता है अपने जो गिवन रेफरेंस टेबल होते हैं उसके साथ। ठीक है, रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ द एसिड, चेक द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज फॉर सैंपल एंड ब्लैंक। हमने ये भी देखना है कि सैंपल में कितना एसिड यूज हुआ, ब्लैंक में कितना हुआ, इसको कंपेयर करने हैं आपस में कि कहीं इन दोनों का आपस में ऐसा कोई बीच में कोई इंटरमीडिएट ऐसी कोई चीज ना आ जाए जिसकी वजह से हमारे सैंपल में जो है ना रिजल्ट सही ना आ रहे हो। ठीक है, उसको हमें कंपेयर करना है। उसके बाद हमने रिजल्ट्स को जो गिवन हमारा रेफरेंस टेबल होगा उससे कंपेयर करना है। और वॉल्यूम शुड नॉट एक्सीड द लिमिट, जो हमारी स्पेसिफाइड लिमिट होगी ना पाउडर ग्लास टेस्ट की फॉर पर्टिकुलर ग्लास, मतलब बोरोसिलिकेट हम ग्लास यूज कर रहे हैं या फिर कोई और हम ग्लास यूज कर रहे हैं, सोडा लाइम ग्लास यूज कर रहे हैं या कोई भी, तो हमने यही चीज चेक करनी है कि हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एसिड के वॉल्यूम आ रहा है वो उतना ही वॉल्यूम आ रहा है जितना गिवन रेंज है, उस रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम बेशक हो। सपोज अगर 1 ml अलाउड है तो 1 ml से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा ग्लास होगा ना उसमें वॉल्यूम ऑफ एसिड भी उतना कम यूज होगा, जितना उसकी ग्लास की क्वालिटी कम होगी ना उतना ज्यादा वो एसिड यूज करेगा। उसका रीजन ये है कि जितना क्वालिटी कम होगी ना उतना ज्यादा उसके अंदर एल्कलाइन कंटेंट रिलीज करने की पावर ज्यादा होगी, मतलब वो इतना अच्छा नहीं है कि वो अपने ग्लास में से जो है ना एल्कलाइन कंटेंट को अपने अंदर ही रिटेन करे, वो सारा का सारा जो है ना एल्कलाइन कंटेंट जो है ना वो अपना सराउंडिंग्स में लीक आउट करेगा। जब लीचिंग हो जाएगी तो उतना ज्यादा एसिड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास वाटर अटैक टेस्ट। ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीजें हैं वाटर अटैक टेस्ट में भी और पाउडर ग्लास टेस्ट में भी। थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिंस 3 और मोर कंटेनर। ठीक है, पीछे हमने 6 कंटेनर या उससे ज्यादा लिए थे, यहाँ पे हमने जो है ना 3 या उससे ज्यादा कंटेनर्स लेने हैं, उनको रिंस करना है विथ स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर। fill each container up to 90% of their overflow capacity with special distilled water। किया था जब नहीं, ठीक है, पीछे हमने पाउडर ग्लास टेस्ट में ग्लास को अच्छी तरह से क्रश करके फिर उसमें से उसकी वॉशिंग वगैरह करके और उस पर टेस्ट परफॉर्म किया था। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल अपने कंटेनर्स ले लेंगे, उन कंटेनर्स को वॉशिंग करके उसके अंदर जो है ना स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर को डाल देंगे। अब जो हमारा अब फिल करना है हमने अपने कंटेनर्स को अप टू 90% ऑफ देयर ओवरफ्लो कैपेसिटी। ओवरफ्लो कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंटेनर की जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना जहां तक हम उसको फिल कर सकते हैं, अप टू द जो ब्रिम होती है, जो उसकी अपर लिमिट होती है, टिप होती है ना किसी भी कंटेनर की, वहां तक हम उसको फिल करते हैं तो वो उसकी ओवरफ्लो कैपेसिटी होती है, मतलब उससे मजीद अगर हमने फ्लो किया तो वो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी होती है ओवरफ्लो कैपेसिटी, उसका हमने 90% तक हमने उसको फिल करना है। ठीक है, हमने 3 या 3 से ज्यादा कंटेनर्स लेने हैं, उनको रिंस करना है स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर के साथ और उनको फिल अप कर देना है 90% ऑफ द ओवरफ्लो कैपेसिटी विथ स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, इसके बाद हमने फिलिंग कर ली है। अब हमने आगे वही सारा प्रोसीजर करना है, कंटिन्यू एज इन पाउडर ग्लास प्रोसीजर फ्रॉम कैप ऑल फ्लास्क। अब हमने फिलिंग के बाद आगे उस स्टेप से कंटिन्यू करना है जहां पे हमने पाउडर ग्लास टेस्ट में कहा था कि उस जो है ना सारे हमने अपने जो फ्लास्क है उनको कैप करना है विथ ग्लास बीकर्स। यहाँ पे भी हमने यही करना है, हमने 2 सैंपल्स लिए ना, एक हमारा अपना सैंपल है और दूसरा हमारे पास ब्लैंक था वहां पे। यहाँ पे हमने ये करना है कि एक हमारे पास ब्लैंक होगा, दूसरा हमारे अपना वो टेस्ट जिसपे वो वो कंटेनर होगा जिसपे हमने टेस्ट परफॉर्म करना है, उनको कैप कर देना है ग्लास बीकर्स के साथ। उसके बाद पीछे हमने पाउडर ग्लास टेस्ट में ये किया था कि ऑटोक्लेव में टाइम हमारा था 30 मिनट्स, यहाँ पे हमने ऑटोक्लेव टाइम है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं करना कि जो है ना उसको जो है ना 30 मिनट्स के तक उसको होल्ड
करना है, यहाँ पे हमने उसको 1 आवर तक होल्ड करना है। बाकी सारे प्रोसीजर वही होगा जो मैंने जहाँ से आप लोगों को मैंने पाउडर ग्लास टेस्ट में बताया था कि जो है ना कैप बोथ फ्लास्क ये वाला सारा प्रोसीजर वही होगा, स्टीम वगैरह वाला सारा वही प्रोसीजर होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने 30 मिनट्स यूज किए थे ना एट 121 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे वो हमने 1 आवर कर दिया है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। टेक 100 ml सैंपल इन अ 250 ml कॉनिकल फ्लास्क। अब यहाँ पे जो सैंपल हम ले रहे हैं ना 100 ml सैंपल, वो वाला सैंपल ले रहे हैं जो हमने अपने ग्लास कंटेनर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाला था। ठीक है, 100 ml सैंपल हमने लिया 250 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। उस सैंपल के अंदर हमने 5 ड्रॉप्स मिथाइल रेड सॉल्यूशन डाला है एज एन इंडिकेटर और उसको टाइट्रेट करवाया अगेंस्ट 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। Compare the amount of sulfuric acid used in case of sample with the blank। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि हमारे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सैंपल में कितना यूज हो रहा है और ब्लैंक में कितना हो रहा है। कंपेयर विद द लिमिट्स इन रेफरेंस टेबल। रेफरेंस टेबल में जो भी आपकी लिमिट्स होंगी कि जैसे अगर हमने पीछे मैंने आप लोगों को टेबल में बताई थी कि अगर 100 ml या उससे कम वाला कंटेनर है तो 0.7 यूज करेंगे, 100 ml से ज्यादा वाले कंटेनर्स के लिए तो फिर हम 0.2 ml उसकी लिमिट है। तो आपकी जो भी गिवन लिमिट होगी वॉल्यूम शुड नॉट एक्सीड दैट लिमिट। ठीक है, उससे कम लिमिट हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टेस्ट परफॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम ऑफ स्टोरेज ऑफ द कंटेनर्स। अगर हमने मतलब टेस्ट परफॉर्म करना है यही उसकी एल्कलिनिटी चेक करने के लिए, लेकिन आफ्टर सम टाइम ऑफ स्टोरेज ऑफ द कंटेनर्स, हमने कंटेनर्स को कुछ टाइम के लिए स्टोरेज में रख देता है लेकिन बाद में हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करें। फिर हमने क्या करना है, थोड़ी सी चेंजेस करनी है वाटर अटैक टेस्ट में, बाकी हमने वही वाटर अटैक टेस्ट का ही प्रोसीजर फॉलो करना है। हमने ग्लास को पाउडर नहीं करना, क्रश नहीं करना, हमने वाटर अटैक टेस्ट के थ्रू उसको करना है। फॉलोइंग जो डिफरेंसेस हैं वाटर अटैक टेस्ट में जो कि हम इन कंटेनर्स पे करेंगे जो कि आफ्टर सम टाइम हम यूज करें, उसमें एक तो ये कि मिथाइल रेड सॉल्यूशन जो हमने पहले बनाया था हम उस वे में नहीं बनाएंगे, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पहले वाला मेथड ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पीछे स्लाइड्स में गिवन है, जो हमने पाउडर ग्लास टेस्ट और वाटर अटैक के लिए यूज करना है मिथाइल रेड सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इसमें ये कि हम 0.2 ग्राम मिथाइल रेड लेंगे, उसको डिजोल्व करेंगे 60 ml एल्कोहल में। उसके बाद उसके अंदर हमने 7.5 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया और डाइल्यूट करवा देना अप टू 100 ml विद स्पेशल डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, जब ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे तो हमारे पास मिथाइल रेड सॉल्यूशन आ जाएगा। कवर द कंटेनर्स विद एल्यूमिनियम फॉइल। हाँ, अब यही बात मैं आप लोगों को पहले बताई थी कि हमने पीछे कंटेनर्स को ग्लास बीकर्स के साथ कवर किया था, यहाँ पे हम अपने कंटेनर्स को एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कवर करेंगे और कंटेनर्स को हमने थॉरली वॉश करना है विद एसीटोन। कूल एट रूम टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ रैपिड कूलिंग आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द ऑटोक्लेव। अच्छा, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमने ऑटोक्लेव से रिमूव करने हैं अपने सैंपल्स को, कॉनिकल फ्लास्क को निकालना है या फिर जो भी हमारे सैंपल्स थे ग्लास कंटेनर्स, वहां पे हमने रैपिड कूलिंग की थी। रैपिड कूलिंग का मतलब ये है कि जैसे पाउडर ग्लास टेस्ट में हमें 30 मिनट्स तक चाहिए था 121 डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 मिनट्स बाद हमने रैपिड कूलिंग की और अपने सैंपल्स निकाल लिए। वाटर अटैक टेस्ट में हमने 1 आवर की बात की थी, 1 आवर के बाद हमने रैपिड कूलिंग की थी। यहाँ पे भी हम वाटर अटैक टेस्ट वाला ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी इसका मतलब ये कि 1 आवर तक ही उसको रखेंगे, लेकिन उसके बाद हमने रैपिड कूलिंग नहीं करनी है, हमने उसको जो है ना स्लो कूलिंग करनी है और वो खुद ही रूम टेम्परेचर तक आ जाए तब तक उसको उसी में रखना है। ठीक है, कूल एट रूम टेम्परेचर इंस्टेड ऑफ रैपिड कूलिंग आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द ऑटोक्लेव। और उसके बाद टाइट्रेट करवा देना 0.01 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हमने उसको टाइट्रेट करवा देना है 0.01 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जबकि पीछे हमने दोनों टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि हम 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स ये हैं कि 5 ml ऑफ कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स जिनका साइज 100 ml है या उससे कम है उनके लिए जो है हम जो है ना 1.5 ml सल्फ्यूरिक यूज करेंगे, जबकि मतलब 1.5 ml उनकी लिमिट है, लेकिन उससे कम आना चाहिए, ज्यादा बेटर है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे कंटेनर्स जिनकी लिमिट 100 ml है या उस 100 ml से ज्यादा है सॉरी, तो फिर उसके लिए हमारे पास 0.5 ml एसिड यूज होना चाहिए, उससे ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। 0.5 ml या उससे कम
उससे ज़्यादा एक्सेस अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सारा एल्कलिनिटी ऑफ ग्लास के बारे में था। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।